Hello to all of you. Myself Neha and I'm your English teacher. Today we are going to start lesson number 1 from 8th class और जो हमारी book का first chapter है Disney's Baby. In our previous lecture, video lecture, we have discussed that what that story is all about. हमने पढ़ा था कि ये story किस बारे में है. We have also read about writer's introduction. हमने writer का जो introduction है वो भी दिया था. But now today in today's lecture we are going to read that story in a very explained manner. So name of the chapter ध्यान से देखेंगे Disney's Baby and we are going to read it now. Okay, reading junction में paragraph by paragraph we are try to understand that chapter. Okay, let me explain, let me give the summary of that chapter कि ये story का जो main lead character है that is Disney and Disney was and Disney is a girl whose parents have abandoned her and she was brought up by Madame Valmont and her husband. So this is all about Disney. Let's read that paragraph number 1. Okay. As the day was pleasant, let us read a story about a young girl. So this is the story of Disney, a young girl, Disney, and how her life turned upside down by a chance. ये स्टोरी डिज्नी की है जिसकी लाइफ में बहुत सारे अपसाइड डाउन्स आते हैं, यानी कि कभी उसकी लाइफ में अच्छा वक्त भी आता है और कभी उसकी लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. तो कैसे उतार चढ़ाव आते हैं उसकी लाइफ में एंड हाउ शी फेसेस ऑल फेजेस ऑफ लाइफ इन अ वेरी नहीं कहेंगे कि बहुत करेजियस वे में, क्योंकि डिज्नी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सबमिट कर देती है इन सारी सिचुएशन के आगे. सो लेट्स start reading. As the day was pleasant, Madame Valmont drove over to L'Abri to see Disney and the baby. As the day was pleasant, जिससे कि दिन बहुत खुशगवार था, बहुत ही एक हैप्पीली अच्छी वाली फीलिंग का दिन था. And Madame Valmont drove over to L'Abri. L'Abri यहाँ पे उस प्लेस का नाम है जहाँ पर मैडम वॉलमॉन्ट जो है वो अपनी कार को ड्राइव करके जा रही हैं. तो L'Abri उस प्लेस का नाम है. तो मैडम वॉलमॉन्ट जो है शी वाज ड्राइविंग हर कार टूवर्ड L'Abri. वो अपनी कार को ड्राइव करके L'Abri जा रही हैं. और क्यों जा रही हैं? बिकॉज शी वांट टू मीट डिज्नी एंड हर बेबी. क्योंकि वो डिज्नी को और उसके बेबी को मिलना चाहती हैं. अब डिज्नी का एक बेबी हुआ है जिससे उनकी मदर जो है मैडम वॉलमॉन्ट was her mother, जो उसकी मदर है और उनसे मिलना चाहती है. सेकेंड पैराग्राफ में it made her laugh to think of Disney with the baby. और मैडम वॉलमॉन्ट while she was driving the car वो मन ही मन कहीं हंस रही हैं. अब एक मुस्कुराहट जो है वो उनके फेस पर है और वो क्यों है? Why it seems but yesterday that Disney was little more than a baby herself. वो ये सोचकर खुश हैं और थोड़ा बहुत सरप्राइज भी हैं कि डिज्नी जो कल तक खुद एक बच्ची थी आज उसके पास एक बेबी है. और ये सोचकर ये थॉट जो है वो उनको बार बार अम्यूजिंग हंसी जो है वो दे रहा है. व्हेन मॉन्शियर, अब यहाँ पर मॉन्शियर जो है वो मैडम वॉलमॉन्ट के हस्बैंड के लिए यूज हुआ है. व्हेन मॉन्शियर इन राइडिंग through the gateway of the Valmont had found her lying asleep in the shadow of the big stone pillar. अब सिचुएशन क्या थी कि डिज्नी जो है वो मैडम वॉलमॉन्ट और मॉन्शियर वॉलमॉन्ट की रियल या बायोलॉजिकल बेबी नहीं है. दे फाइंड हर, उन्होंने डिज्नी को अपने गेटवे के ऊपर अपने दरवाजे के ऊपर पाया था. तो डिज्नी जो है वो उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है और इन दोनों को अपना कोई बेबी नहीं है. दैट इज व्हाई दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन हैविंग बेबी. तो इनका अपना कोई बच्चा नहीं था और डिज्नी जो है उनको उनके गेटवे पर मिलती है. So Monsieur in riding through the gateway, जो Monsieur अपने गेट से बाहर जा रहे थे, उनके जो विला का नाम है वो है वॉलमॉन्ट विला, and had found her lying asleep. वहां पर डिज्नी जो है उन्हें सोती हुई कंडीशन में मिली थी. एंड शेडो ऑफ द बिग स्टोन पिलर, एक बड़े से स्टोन पिलर की शेडो में डिज्नी वाज लाइंग देयर एंड शी वाज स्लीपिंग. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. द लिटिल वन अवोक इन हिज आर्म एंड बिगिन टू क्राई फॉर डाडा. क्योंकि डिज्नी वाज क्वाइट लिटिल एट दैट मोमेंट, बहुत छोटी थी डिज्नी उस समय. तो जब मॉन्शियर वॉलमॉन्ट ने उसको अपनी आर्म्स में लिया तो शी बिगेन
क्राइंग, और वो रोने लग जाती है, और क्योंकि वो प्रॉपर नहीं बोल पाती है, एंड शी वाज क्राइंग लाइक डाडा. That was as much as she could do or say. क्योंकि डिजरी की उम्र उस समय इतनी थी कि she can't even properly speak, तो वो properly नहीं बोल पाती थी, और इसीलिए वो जो है डाडा जैसी जो pronunciation है वो करती है. Some people thought that she might have strayed there of their own accord. अब वहां पर लोगों की जो सोच थी या थिंकिंग जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है. कुछ लोगों का मानना था कि डिजरी जो है वो क्राउलिंग एज में थी, तो खुद क्रॉल करते करते, यहाँ पर है स्ट्रेट का मतलब अपने आप से आना, ऑफ हर ओन अकॉर्ड का मतलब है विलिंगली आना. तो कुछ लोगों का मानना था कि डिजरी जो है विलिंगली क्रॉल करते हुए वो वहां तक पहुंच गई है. एंड फॉर शी वॉज ऑफ द टॉडलिंग एज, क्योंकि शायद वो डिजरी की जो एज थी वो टॉडलिंग एज थी, वो खुद जो है क्रॉल करती हुई वहां पर पहुंच गई है. सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग ये मानते थे. एंड द प्रिवेलिंग बिलीफ वॉज दैट शी हैड बीन पर्पसली लेफ्ट बाय, और एक प्रिवेलिंग का मतलब है एक जो चीज आगे ग्रोन हो रही है. बट कुछ सोच या कुछ थॉट ऐसा भी था कि कुछ लोगों का मानना था कि डिजरी को वहां पर पर्पसली छोड़ा गया है, जानबूझकर छोड़ा गया है. एंड द प्रिवेलिंग बिलीफ वाज दैट शी हैड बीन पर्पसली लेफ्ट बाय अ पार्टी ऑफ टेक्सन्स. और एक प्रिवेलिंग थॉट ये था कि डिजरी को वहां पर जानबूझकर छोड़ा गया है, अ पार्टी ऑफ टेक्सन्स. अब यहाँ पर पार्टी ऑफ टेक्सन्स से मतलब है टेक्सन्स आर द पीपल हु बिलोंग्स टू टेक्सास. टेक्सास एक स्टेट का नाम है यूएसए के, तो टेक्सन्स वो लोग हैं जो टेक्सास में रहते हैं. तो वहां से एक पार्टी ऑफ टेक्सास जो है वो गुजर रही थी, एंड दे नोइंगली ड्रॉप देयर बेबी, जो उन्होंने जानबूझकर अपने बच्चे को वहां पर छोड़ दिया था. whose canvas covered wagon late in the day had crossed the ferry that cotton maize kept. और जब उनकी जो कार्ट्स थी, कार्ट्स मतलब जो उनकी बग्गी गाड़ियां थी, जब वो उस फेरी से गुजरी, फेरी का मतलब यहाँ पर वाटर सोर्स से होता है, जब उस पानी के सोर्स से वो गुजरी तो उन्होंने जानबूझकर उस बच्ची को वहां पर ड्रॉप कर दिया. जस्ट बिलो द प्लांटेशन इन द टाइम मैडम वॉलमॉन्डे अबंडन एवरी स्पेकुलेशन. तो ये वो सिचुएशन थी जब डिजरी को जो वहां छोड़ा गया था, मींस डिजरी वाज लेफ्ट बाय अ पार्टी ऑफ टेक्सन्स. टेक्सास से आए हुए कुछ लोग जो अपनी कार्ट्स में थे, जो अपनी बैलगाड़ियों में थे, उन्होंने वहां पर डिजरी को ड्रॉप कर दिया था. सिचुएशन क्लियर हो गई. अब उसके बाद है मैडम वॉलमॉन्डे अबंडन. अबंडन का मतलब होता है लीव करना, छोड़ देना. क्योंकि मैडम वॉलमॉन्डे जो थी वो एक चाइल्डलेस वुमन थी, उनके पास अपना बेबी नहीं था, तो उन्होंने सारी स्पेकुलेशन जितने भी अंदाजे लगाए जा रहे थे कि डिजरी खुद यहाँ पर आ गई है या डिजरी को छोड़ दिया गया है, उन सारी स्पेकुलेशंस को दरकिनार करते हुए, बट द वन दैट डिजरी हैड बीन सेंट टू हर बाय अ बेनिफिशिएंट प्रोविडेंस. उन्होंने सारी, मिसेस वॉलमॉन्डे ने सारी स्पेकुलेशंस को एक तरफ किया और सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया कि डिजरी को उनके पास भेजा गया है, ईश्वर ने भेजा बेनिफिशिएंट प्रोविडेंस, यानी कि उनके बेनिफिशिएंट के लिए, बेनिफिशिएंट उसके फायदे के लिए ईश्वर ने डिजरी को वहां पर भेजा है, टू बी द चाइल्ड ऑफ हर अफेक्शन, कि वो बच्चा उनके अफेक्शन को, उनके प्यार को प्राप्त करे. एंड सीइंग दैट शी वाज विदाउट चाइल्ड ऑफ द फ्लैश. और सिर्फ भगवान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि डिजरी की मदर, सो कॉल्ड जो उनकी मदर थी, यानी कि मिसेस वॉलमॉन्डे जो थी वो एक चाइल्डलेस वुमेन थी, उनके पास अपना कोई बेबी नहीं था. फ्लैश का मतलब यहाँ पर है विदाउट द चाइल्ड ऑफ फ्लैश का मतलब है कि उनके पास अपना कोई बायोलॉजिकल बेबी नहीं था. For the girl grew to be beautiful and gentle, affectionate and sincere. और ताकि मिसेस वॉलमॉन्डे जो है वो इसको कन्वर्ट कर सके, उस छोटी सी बच्ची को कन्वर्ट कर सके एक ब्यूटीफुल, जेंटल और अफेक्शनेट. ब्यूटीफुल सुंदर, जेंटल एक सभ्य लड़की के रूप में, अफेक्शनेट एक प्यार करने वाली या बहुत सॉफ्ट और काइंड हार्टेड वुमन के रूप में वो उसको चेंज कर सके. एंड सिंसियर जो अपने कर्तव्य को समझती हो. तो इसका मतलब ये था कि मिसेस वॉलमॉन्डे हैव टू फिल दीज क्वालिटीज इनटू डिजरी, कि मिसेस वॉलमॉन्डे जो है वो डिजरी को पालेंगी और ये सारी ब्यूटीफुल क्वालिटीज जो है वो जो मिसेस वॉलमॉन्डे में अब थी वो सारी वो डिजरी को देंगी. सो द आइडल ऑफ वॉलमॉन्डे जो मिसेस वॉलमॉन्डे में थी, यानी कि मिसेस वॉलमॉन्डे जो है वो एक आइडल वुमेन है और ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर हैं. सो शी सपोज टू गिव ऑल दीज क्वालिटीज टू डिजरी व्हेन शी हेल्प हर इन ग्रोइंग अप. ठीक है. सो दिस इज
all we have read in first and second paragraph. Okay, despite all the speculation, let's see that question. Despite all the speculations का मतलब मैंने आपको बताया अंदाजा लगाना, जितने भी वहां पर क्वेश्चन रेज हो रहे थे जो कि संभावित क्वेश्चन थे उसको हम बोलेंगे speculations. Despite all speculation, Madame Valmont accepted the baby unquestioningly. What does this tell us about her? मिसेस वॉलमॉन्डे ने जितने भी स्पेकुलेशंस थे, जितने भी अंदाजे थे, उन सबको दरकिनार किया और बिना क्वेश्चन करते हुए उस बेबी को एक्सेप्ट कर लिया. सो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर? तो ये जो चीज है ये मिसेस वॉलमॉन्डे की किस क्वालिटी की तरफ इशारा करती है? तो आप सिंपली कहेंगे कि किस तरफ इशारा करती है? शी इज अ काइंड हार्टेड वुमेन एंड शी बिलीव इन जस्ट वन ट्रेट एंड दैट इज ह्यूमिलिटी. और वो मानवता के अंदर विश्वास करती थी एंड शी बिलीव्स इन हेल्पिंग अ चाइल्ड which was abandoned by her parents. So इसका आंसर आप ये लिखेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइए. It was no wonder when she stood one day against the stone pillar in whose shadow, और ऐसे अब डिजरी जो है बड़ी हो गई है. एंड इट वॉज नो वंडर व्हेन शी स्टूड वन डे अगेंस्ट द स्टोन पिलर इन हुज शैडो. इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि एक दिन डिजरी जो है उसी सेम स्टोन पिलर जहां पर वो फर्स्ट टाइम अपने मिस्टर एंड मिसेस वॉलमॉन्डे को मिली थी, उसी सेम स्टोन पिलर के नीचे खड़ी हुई थी, उसी सेम स्टोन पिलर की. स्टार्ट करूं? हाँ जी. She had lain asleep 18 years before that Armand Aubigny riding by and seeing her there. So हमने देखा कि डिजरी जो है अगेन उसी स्टोन पिलर के नीचे खड़ी हुई है and had lain asleep, जहां वो आज से 18 साल पहले, लेन जो है वो सेकेंड फॉर्म है लाई की, एंड जहां वो आज से 18 साल पहले सोई हुई थी, आज वो सेम उसी पिलर के नीचे शी वाज स्टैंडिंग. एंड 18 ईयर बिफोर दैट Armand Aubigny, यहाँ पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज Armand Aubigny. Armand Aubigny. Armand Aubigny riding by and seeing her there. Armand Aubigny ने वहां पर उसको देखा and had fallen in love with her and she started liking her. That was the way all the Aubigny fell in love and as if struck by a pistol shot. और अर्मंड की फैमिली का यही कल्चर था कि all the people from his family fell in love with like that a pistol of shot. Pistol of shot means एक क्षण के अंदर they fell in love. And the wonder was that he had not loved her before. बट हैरानी की बात ये थी कि अर्मंड ने पहली बार डिजरी को नहीं देखा था और डिजरी के घर में अर्मंड जो है वो काफी साल पहले से रह रहा था. बट एट दैट पॉइंट ही फेल इन लव विद हर. एंड और सिचुएशन क्या है कि द वंडर वाज दैट ही हैड नॉट लव्ड हर बिफोर, for he had not known her, क्योंकि वो Armand Aubigny जो है वो शायद ऐसा नहीं हो रहा था कि वो उसको जानता नहीं था. But at that moment he fell in love with Desiree. Since his father brought him home from Paris. अब Armand के थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं कि Armand की क्या स्टोरी है. तो Armand के फादर जो है वो Armand को पेरिस से लॉ एब्री लाए थे. And since his father brought him home from Paris, Armand जो है उसके फादर और अर्मंड जो है या अर्मंड की फैमिली जो है दे यूज्ड टू लिव इन पेरिस. वो वहां पर पेरिस में रहा करते थे. बट उसके फादर जो है अर्मंड को अब वापस लॉ एब्री ले आए थे. और वो क्या कंडीशंस थी? द बॉय ऑफ 8 व्हेन ही वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, जब अर्मंड 8 साल का था तब उसके फादर उसको लॉ एब्री लाए थे. आफ्टर हिज मदर डाइड देयर, जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी पेरिस में, देन हिज फादर ब्रिंग अर्मंड टू लॉ एब्री. The passion that awoke in him that day when he saw her at the gate swept along like an avalanche. हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया. जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी तो अर्मंड के फादर जो है वो लॉ एब्री ले आए थे अर्मंड को. अब the passion that awoke in him, but on that day, on that particular day when he saw the Desiree, जब उसने डिजरी को देखा and when she was standing there at the shadow of that पिलर, जब वो पिलर की शेडो के नीचे खड़ी हुई थी, द पैशन का मतलब है ओवरफ्लो फीलिंग जो है वो उसके अंदर आता है. एंड दैट एवोक हिम,
और उसकी जो पैशन या उसकी फीलिंग्स को वो जगा देता है. When she saw her at the gate, swept along like an avalanche. Means when he happens to show Desiree, तो उसके अंदर एक इतना ज्यादा पैशन आता है, and that passion was like an avalanche, like a prairie fire, or like anything that drive headlong over all the obstacles. कहने का मतलब avalanche का मतलब होता है जब बर्फ का एक बहुत बड़ा पीस या बहुत बड़ा हिस्सा जो है ढलने लगता है या गिर जाता है, तो उसको हम avalanche कहते हैं. एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड होता है इसके लिए हिमस्खलन होना या बर्फ का टूट कर गिरना. तो avalanche इज लाइक एक बहुत हैवी पीस ऑफ आइस जब गिरता है तो उसको हम avalanche कहते हैं. लाइक अ प्रेयरी फायर, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, वो तीनों पावरफुल ऑब्जेक्ट हैं जिनको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. तो उसका पैशन या फीलिंग बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा था जो अनस्टॉपेबल थे. यानी कि डिज़री के लिए आर्मंड का जो फीलिंग थी वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल थी. नोबडी कैन स्टॉप हिज फीलिंग, हिज पैशन फॉर डिज़री एट दैट मोमेंट. एंड हिज फीलिंग वर लाइक एवलेश, एक बर्फ के बॉडी से टुकड़े की तरह, जैसे वो उसको हम अनस्टॉपेबल होता है, ऐसे ही आर्मंड की फीलिंग थी. एंड इट वाज लाइक अ प्रेयरी फायर. प्रेयरी जो घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं उनको हम प्रेयरी कहते हैं, और जब उनमें आग लग जाती है तो उसको अनस्टॉपेबल होता है रोकना. उनको रोकना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल होता है. तो उसकी फीलिंग्स का फ्लो जो था, इट वाज लाइक एवलिश, इट वाज लाइक प्रेयरी फायर, और लाइक एनीथिंग दैट ड्राइव हेडलॉन्ग ओवर ऑब्स्टिकल, या ऐसी कोई चीज जो किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकती थी. उसकी फीलिंग्स एग्जैक्टली वैसी थी. आर्मंड की फीलिंग एग्जैक्टली अनस्टॉपेबल थी डिजायरी के लिए. ओके, मॉन्सियर वॉलमॉन्डे ग्रू प्रैक्टिकल एंड वांटेड थिंग्स वेल कंसीडर्ड. अब सिचुएशन ये आ गई थी कि आर्मंड बिगनी जो है वो शादी करना चाहता था डिज़री से, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि डिज़री का जो ओरिजिन था वो क्लियर नहीं है. डिज़री मिस्टर एंड मिसेस वॉलमॉन्डे को उनके घर के गेट पर मिली थी, वेदर शी बिलोंग्स टू अ वाइट स्टार्टा और वेदर शी बिलोंग्स टू द निग्रो स्टार्टा और द ब्लैक स्टार्टा. यहाँ पर सेम वही प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ पर कास्ट की होती है, यहाँ पर कलर की है. जो द मेन क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज, विदेशों में अगर मेन क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का कोई मुख्य पहलू देखोगे तो वो होता है कलर के हिसाब से. वेदर यू आर बिलोंग्स टू द वाइट कम्युनिटी, क्या आप सफेद श्वेत लोगों को बिलोंग करते हो या ब्लैक या काले लोगों को बिलोंग करते हो. तो कंफ्यूजन यही थी कि डिज़री के बारे में कि वो किस स्टार्टा को बिलोंग करती है ये क्लियर नहीं था, और इसी चीज को मॉन्सियर वॉलमॉन्डे क्लियर करना चाहते थे आर्मंड ऑबिग्नी को. मॉन्सियर वॉलमॉन्डे ग्रू प्रैक्टिकल, क्योंकि वो काफी एजेड है. मॉन्सियर वॉलमॉन्डे डिज़री के जो फादर हैं. मॉन्सियर वॉलमॉन्डे ग्रू प्रैक्टिकल, वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लाइफ को देखा है उन्होंने. दैट इज व्हाई ही इज प्रैक्टिकल मतलब जो रियलिटी से रूबरू हो ऐसा इंसान. सो ही वाज क्वाइट अ प्रैक्टिकल पर्सन एंड वांटेड थिंग्स वेल कंसीडर, और वो चाहते थे कि चीजों के ऊपर एक अच्छा सा कंसिडरेशन जो है वो आर्मंड दे. कंसिडरेशन, सोच विचार कर जो भी करे वो अच्छी तरह सोच समझ कर करे. दैट इज द गर्ल्स ऑब्सक्योर ओरिजिन, और वो क्या चीज थी जिस पर वो ध्यान देना चाहते थे. दैट इज द गर्ल्स ऑब्सक्योर ओरिजिन, और वो था डिज़री का ऑब्सक्योर मतलब जो कि डिसाइड नहीं था, जो कि अनक्लियर था. ऑब्सक्योर अनक्लियर ओरिजिन, डिज़री का ओरिजिन अनक्लियर था, यानी कि पता ही नहीं था कि डिज़री एग्जैक्टली किस कम्युनिटी को बिलोंग करती है. दैट वाज नॉट क्लियर. सो ये चीज मॉन्सियर वॉलमॉन्डे क्लियर करना चाहते थे आर्मंड ऑबिग्नी को. Armand looked into her eyes and didn't care. Armand was completely in love with Desiree, और वो उसकी आंखों में देखता है and he did not care at all. He was reminded that she was nameless. That did it matter about a name when he could give her one of the oldest and the proudest in Louisiana. तो अभी जो है आर्मंड को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डिज़री जो है किस कास्ट को बिलोंग करती है, किस स्टार्टा को बिलोंग करती है, उसका कलर क्या है, इट डजंट मैटर टू हिम. उसका नेम क्या है, डिज़री उसके लिए एक नेमलेस चीज थी. एंड व्हाट डिड इट मैटर अबाउट नेम व्हेन ही कुड gave her one of the oldest and the proudest in Louisiana. और आर्मंड ने डिज़री को एक नया नाम दिया था when they were in Louisiana, क्योंकि वो बचपन से जानता है डिज़री को. He ordered the
कॉर्बाइल का मतलब होता है अ बास्केट, अ काइंड ऑफ बास्केट, एक छोटी सी बास्केट होती है जिसके अंदर वी कैरी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तो उसको हम कॉर्बाइल्स बोलते हैं। ऑर्डर टू कॉर्बाइल्स फ्रॉम पेरिस, और डिजरी के लिए उसने एक कॉर्बाइल जो है वो भी ऑर्डर किया था। कॉर्बाइल मैंने आपको बताया एक बास्केट को कॉर्बाइल कहते हैं जिसके अंदर हम फ्रूट्स और फ्लावर्स को रखते हैं। तो अरमान ने डिजरी के लिए कॉर्बाइल ऑर्डर किया था पेरिस से, एंड कंटेन हिमसेल्फ विद दैट, with what patience he could until it arrived then and they were married। और तब तक उसने बड़ी पेशेंस, बहुत धैर्य के साथ उस बास्केट को अपने पास संभाल कर रखा जब तक उन दोनों की शादी नहीं। So this is all we have for today's video lecture. I hope आपको ये लेसन समझ में आया होगा। This is somewhat little bit a complicated story, तो आप ध्यान से इसको बार बार रीड करेंगे। All the words meaning which I have told you during the lecture, उसको ध्यान से समझेंगे and read it carefully again and again. So that is all we have. Keep learning, keep smiling. Thank you very much for being with us.